Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो देखो, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेट जेफ का मॉडल पेपर 16। ये ज्योग्राफी का एक मॉडल पेपर है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर और पीजीटी आदि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये 10 क्वेश्चन डाला हूँ। मैं 516 से लेकर 526 के बीच के क्वेश्चन है ये। मतलब जो हमारी क्वेश्चन नंबर सीरीज है वो 516 से है यहाँ पर, और इसमें 10 क्वेश्चन हैं। 10 मिनट का टाइम दिया था मैंने। और यदि आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही हो रहा है, यदि आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका नॉर्मल स्कोर है और यदि 7 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका गुड स्कोर है, और यदि 8 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका जो स्कोर है वो ग्रेट है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर होगा फिर आपका। तो देखो, बिना टाइम जाते हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन मॉडल पेपर है वो। और देखो, एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर है, यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की एक साथ पीडीएफ लेना चाहते हो या मेरे ज्योग्राफी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप ऐड हो सकते हो। उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, और ये है एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और चैनल के ऊपर नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारा जो आज का टारगेट था, क्वेश्चनों का टारगेट, उसके ऊपर चलते हैं हम। और बिल्कुल सही ढंग से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाते हुए मैं चलूँगा यहाँ, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे और आपको सही ढंग से सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके ऊपर आते हैं। देखो, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करना। यदि सही आंसर नहीं पता तो भी आप कुछ ना कुछ तो रिप्लाई ज़रूर देना। और यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट करने में लगे हुए हो या रजिस्टर लेके बैठे हुए हो कि चलो हम इसके नोट्स बनाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि आप जितना टाइम लिखने में दोगे उससे बेस्ट है इसको आप यहीं पर याद करके और इसका रंबाद ख़त्म करना। आपको इनको यहीं पर याद करना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, यहीं पर इनको याद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दिख रहा है बिल्कुल सही ढंग से कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान विषमता के लिए उत्तरदायी है। पहला है अक्षांशीय वितरण, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है स्थल व जल का प्रभाव, चौथा है समुद्री धाराएं और पांचवा है प्रचलित वायु। और इन पांचों में से आपको एक को चूज करना है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो तापमान की विषमता के लिए उत्तरदायी है। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। आपको इनमें से बताना है कि इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, मैं बता देता हूँ आपको कौन से कारक तापमान विषमता के लिए उत्तरदायी है। तापमान विषमता का मतलब होता है तापमान में अंतर, कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हाई टेम्परेचर हो रहा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में लो टेम्परेचर हो रहा है, एक भाग में हाई टेम्परेचर है, दूसरे भाग में लो टेम्परेचर है, उसका क्या कारण है। तो सबसे पहला होता है अक्षांशीय वितरण, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कारण है ये। तापमान विषमता का सबसे ज़्यादा बड़ा इफेक्टिव कारण है अक्षांशीय वितरण, ठीक है।
उसके बाद है ऊंचाई, बिल्कुल सही। ऊंचाई क्या होती है? जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है, सामान्य तापपतन दर, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो तापमान विषमता के लिए उत्तरदायी है। स्थल और जल का प्रभाव, यह भी तापमान विषमता के लिए बहुत ही हद तक उत्तरदायी है। क्या होता है कि जो स्थलीय भाग होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जो जलीय भाग होते हैं वो धीरे गर्म होते हैं और धीरे ठंडे होते हैं। तो हम भारत की बात करें तो भारत का जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या होता है, दिन का टेम्परेचर 45 प्लस रहता है, नाइट का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहीं यदि हम बात करें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जहाँ पर तटीय क्षेत्र मिलता है, उन इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो दिन का और रात का तापमान होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता। यहाँ तक कि वहाँ के सर्दी और गर्मी के तापमान में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता। वहाँ पर एक कंबल से सदा आप काम चला सकते हो। आप गर्मियों में भी वहाँ पर कंबल ओढ़ना पड़ेगा और सर्दियों में भी वहाँ कंबल ओढ़ना पड़ेगा। जबकि यदि उस रेगिस्तानी इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर गर्मियों में आपको एसी ठंडी चलानी पड़ेगी और सर्दियों में आपको एसी गर्म चलानी पड़ेगी। उसके बाद आता है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी टेम्परेचर को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जबकि जो ठंडी जल धाराएं होती हैं वो आसपास के टेम्परेचर को गिरा देती हैं। प्रचलित वायु भी टेम्परेचर को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। जब हवाएं गर्म धरातल के ऊपर से प्रभावित होती हैं तो आगे का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और जब ठंडे इलाकों से प्रभावित होकर आगे चलती हैं तो आगे का टेम्परेचर को गिरा देती हैं। ठीक है, ये उसका कुछ विश्लेषण है, आप चाहो तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश सूर्य ताप की वार्षिक मात्रा सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः इसकी मात्रा में कमी देखी जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं तापमान में गिरावट आती जाती है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, सामान्य तापपतन दर। एक ही अक्षांश पर अवस्थित होने के बावजूद स्थानों की ऊंचाई में विभिन्नता तापमान में विषमता का कारण है। जैसे गुआंगझाऊ चाइना में है और कोलकाता, दोनों के तापमान में अंतर देखा जाता है। तो ये था। इसके अलावा जो स्थल और जल का प्रभाव है उसमें देखा जाए तो महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर अधिक होता है। महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर अधिक होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। और देखो आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको इन सभी क्वेश्चंस को यहीं पर याद करते हुए चलना है। आपको इस तरीके से इनको पढ़ना है कि आपको यहीं पर ये याद हो जाएं, जिससे आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़े इनको। और जैसे वीडियो कंप्लीट होगा मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करूँगा। लास्ट के 5-7 मिनट में मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा, इसलिए आपको इनको सही ढंग से पढ़ना है, सही ढंग से याद करना है। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन कि तापमान व्युत्क्रमण तथा प्रतिलोमन के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। तो भाई लोगों, इसके 2-3 विचार दिए हुए हैं। पहला विचार है ऊपरी भाग में ठंडी एवं निचले भाग में गर्म वायु होने के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है तापमान प्रतिलोमन। दूसरा है तापमान प्रतिलोमन स्वच्छ आकाश, शुष्क हवा तथा मंद समीर की स्थिति में प्रभावी होता है। और तीसरा है घना कोहरा प्रतिलोमन प्रक्रिया का ही परिणाम है। ये 3 आपके पास कथन दिए हुए हैं और ये टोटल आपके 4 ऑप्शन हैं, जहाँ से आपको सही आंसर का पता चलाना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है और प्रतिलोमन क्या होता है।
देखो सामान्य तरीके से क्या होता है, तापीय जिसको हम प्रतिलोमन बोलते हैं, तापीय व्युत्क्रम, सॉरी तापीय व्युत्क्रम क्या होता है, तापीय व्युत्क्रम का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, लेकिन जब इसके विपरीत काम हो कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि हो, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति तापमान व्युत्क्रमण कहलाती है। ठीक है। और जो तापमान प्रतिलोमता की स्थिति है वो कौन सी कंडीशन में होती है, आकाश, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, शुष्क हवा होनी चाहिए, हवा मंद गति से प्रवाहित होनी चाहिए, बिल्कुल मेघाच्छादित आकाश होना चाहिए, मेघों से रहित आकाश होना चाहिए, हिमाच्छादित धरातल होना चाहिए। हिमाच्छादित धरातल का मतलब धरातल के ऊपर हिम अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है उसकी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। घना कोहरा प्रतिलोमन प्रक्रिया का परिणाम है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जो पहली बात है कि ऊपरी भाग में ठंडी तथा निचले भाग में गर्म वायु होने के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है, ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है। अगेन चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। जाड़े की रात्रि में पर्वतीय ढलानों के ऊपरी भाग ठंडे रहते हैं, इसके विपरीत घाटी में तापमान उच्च पाया जाता है। उपयुक्त प्रक्रिया वायुमंडल की किस परिघटना से संबंधित है, तापमान प्रतिलोमन, तापमान विसंगति, रुद्धोष्म हाथ परिवर्तन, क्षैतिज ऊष्मा संतुलन। तो भाई लोगों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि जाड़े की रात्रि में पर्वतीय ढलानों के ऊपरी भाग ठंडे रहते हैं, इसके विपरीत घाटियों में तापमान उच्च पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं तापमान प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं, तापमान प्रतिलोमन की स्थिति रहती है। ये एक बार समझा देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। जाड़े की रातों में पर्वतीय ढलानों के ऊपरी भाग पार्थिव विकिरण के कारण तेजी से ठंडे हो जाते हैं। उनके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है। इसके विपरीत घाटी की तली में विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ह्रास होता है और इस कारण यहाँ तापमान अपेक्षाकृत उच्च रहता है। संपर्क क्षेत्र की वायु भी गर्म रह जाती है और उपयुक्त परिघटना तापमान व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन का परिणाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कैटाबेटिक पवनों या एनाबेटिक पवनों का संबंध निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परिघटना से संबंधित है। कौन कौन से पवन, कैटाबेटिक पवन और एनाबेटिक पवन, इन दोनों के बारे में है कि इन दोनों का संबंध वायुमंडलीय कौन सी वायुमंडलीय परिघटना से संबंधित है। और आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है, तापमान प्रतिलोमन, एडियाबेटिक ताप परिवर्तन, तापमान विसंगति और ऊष्मादि। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है तापमान प्रतिलोमन। कि जो कैटाबेटिक पवन और एनाबेटिक पवन है, इन दोनों का संबंध तापमान प्रतिलोमन से है। किससे है, तापमान प्रतिलोमन से। तो यहाँ हमें समझना होगा कि जो कैटाबेटिक पवन है वो क्या होती हैं और एनाबेटिक पवन क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाबेटिक पवनों का कि पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर सर्दी के मौसम में पर्वतीय ढलान की ठंडी व भारी वायु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसक कर घाटियों में भर जाती है और इन पर्वतीय हवाओं को कैटाबेटिक पवन कहा जाता है। ये पवनें घाटी की तली के तापमान को कम कर देती हैं। इसके विपरीत घाटी की तली को गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिसको एनाबेटिक पवन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार दोबारा पढ़ के देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन पहला है कि जब कोई वस्तु न तो भारी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे ऊष्मा ले,
परंतु उसका तापमान बदल जाए तो इसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा कथन है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का एकमात्र कारण वायुदाब में परिवर्तन है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको पता चलाना है। ये दोनों कथन है आपके पास कि जब कोई वस्तु न तो भारी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसका तापमान बदल जाता है तो उसको रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का एकमात्र कारण वायुदाब में वृद्धि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों कथन सही हैं। क्या है, दोनों की दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। जब कोई वस्तु भारी माध्यम से ऊष्मा का लेन देन नहीं करती है परंतु उसके ताप में परिवर्तन आ जाता है तो उसको रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। जब कोई वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और दबाव में कमी होने के कारण उसके आयतन में प्रति इकाई ऊष्मा में कमी आती है। इस प्रकार जब वायु नीचे उतरती है तो उसके आयतन में कमी आने से उसकी प्रति इकाई ऊष्मा में वृद्धि होती है, जिसे रुद्धोष्म ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्धोष्म ताप कहते हैं, जिसका एकमात्र कारण वायुदाब में वृद्धि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊष्मादीप की संकल्पना का संबंध किससे है? किसकी संकल्पना का? ऊष्मादीप की संकल्पना का संबंध किससे है? तो भाई इसको देख लो। पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा पर बसी जनसंख्या को ऊष्माद्वीप की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है अमेरिका के अधीन महासागरीय क्षेत्रों में होने वाले कुछ द्वीप। तीसरा है विकसित और विकासशील नवीकरणीय ऊर्जा के लिए की जाने वाली पहल। और डी है औद्योगिक नगर तथा महानगर। इन चारों में से आपको सही आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर है कि ऊष्माद्वीप का संबंध किस संकल्पना से है, तो वो है औद्योगिक नगर और महानगर। जो ऊष्माद्वीप है वो औद्योगिक नगर और महानगरों के ऊपर बनता है। ऊष्माद्वीप कहाँ बनता है? औद्योगिक नगर और महानगरों के ऊपर। कि उद्योगों में जो औद्योगिक नगर होते हैं वहाँ पर उच्च तापमान वाले नगरों को ऊष्माद्वीप कहते हैं। ऊष्माद्वीप किसे कहते हैं? उच्च तापमान वाले द्वीपों को। जो उच्च तापमान वाले नगर हैं, द्वीप हैं, इन सभी को ऊष्माद्वीप कहा जाता है। और इस समस्या के समाधान के लिए द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अर्बन क्लाइमेट का 7वां सम्मेलन 2009 में योकोहामा जापान में संपन्न हुआ था। कि जो ये समस्या थी ऊष्माद्वीप की, इसके लिए द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अर्बन क्लाइमेट का 7वां सम्मेलन 2009 में योकोहामा जापान में संपन्न हुआ था। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर कि दैनिक तापांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है समुद्र के किनारों के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। दूसरा है आकाश में बादल होने पर भी तापांतर कम होता है। तीसरा है गर्म और शुष्क मरुस्थलों एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों में तापांतर कम होता है। और चौथा है समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तापांतर में वृद्धि होती है। तो ये 7वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। देखो इसका यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। हाईलाइट है ये नहीं, ठीक है। तो भाई लोगों, दैनिक तापांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो वो सही नहीं है ऑप्शन सी कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थलों एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों का तापांतर कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत दिख रही है आपको,
कि बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों का टेम्परेचर बहुत लो होता है और गर्म और शुष्क मरुस्थलों का तापमान बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। एक साइड उपकरण है, दूसरी साइड उनके कार्य हैं। एनीमोमीटर है, वायु की दिशा। बैरोमीटर है, मौसम का संकेत। हाइग्रोमीटर है, सापेक्षिक आर्द्रता। और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सही आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। और डी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो पहली बात है वो गलत है और दूसरी बात बिल्कुल सही है और तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है, जबकि वायु की दिशा का मापन विंड वैन से किया जाता है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से, वायु की दिशा का मापन विंड वैन से। बैरोमीटर के द्वारा वर्षा का द्योतक है, मौसम का संकेतक है। और उसके अलावा जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसका मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है। दूसरा कथन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो यह बल भी समाप्त हो जाएगा। और तीसरा कथन है, विषुवत रेखा से बढ़ती दूरी के साथ साथ इस बल की मात्रा भी बढ़ती है। और आपको यहाँ पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन बिल्कुल सही है। ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है जिनसे आपको सही आंसर का पता चलाना है। तो भाई लोगों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि पहला कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है और तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्लेन है नहीं। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से उठकर हवाएं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, ये उपोषण उच्च वायु दाब कटिबंधों से क्वेश्चन नंबर 10वां है कि ये उपोषण उच्च दाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में बहने वाली पवनें हैं। विषुवतीय रेखा के समीप सवन्य वर्षा का एक प्रमुख कारण है। ये आपके पास 2 कथन हैं और इनमें से आपको पता चलाना है कि ये जो दोनों विशेषताएं हैं वो किस पवन से संबंधित हैं, जिसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है। व्यापारिक पवने, पछवा पवने, ध्रुवीय पवने और मानसूनी पवने। देखो इस क्वेश्चन में उसने एक ऐसा लिंक दिया है, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है और थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आपका, तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही करेंगे। इतना शानदार सा लिंक है यहाँ पर। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है व्यापारिक पवने। क्या है? व्यापारिक पवने। तो आज के हमारे ये टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अब आप वीडियो को रोक दो एक बार और अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। मैं अब आपका रिवीजन करवाता हूँ। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो?
तापमान की विषमता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि तापमान की विषमता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला कारक बताओ, फिर मैं बताता हूँ। पहला कारक है अक्षांशीय वितरण, दूसरा है स्थल व जल का प्रभाव, तीसरा है समुद्री धारा और चौथा है प्रचलित हवाएं। ये टोटल 4 कारण हैं जो तापमान की विषमता के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है? जो तापमान का व्युत्क्रमण है वो क्या होता है बताओ। आंख बंद करो और सोचो कि तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है। मैं बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जिसको हम सामान्य तापपतन दर कहते हैं, उसमें क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। लेकिन तापीय व्युत्क्रमण में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसमें ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में भी वृद्धि होती है और इसी कंडीशन को तापमान की व्युत्क्रमण बोलते हैं या तापीय व्युत्क्रमण बोलते हैं। ध्यान रखना है। यदि आप मेरे इन सभी क्वेश्चनों से बिल्कुल अच्छे लगे हो, आपको इम्प्रेस हुआ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखें। और साथ ही साथ आप लिखो मत, परेशान मत हो, मैं आपको PDF दे दूंगा। और PDF लेने के लिए जो लिंक था वो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर कर दिया था। और मैं दोबारा बता देता हूँ, व्हाट्सएप आप मेरे जो PDF है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470, इन पर आप मेरे से कांटेक्ट करें और आप PDF ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, एक बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, जिसके कांटेक्ट नंबर भी 7891350470 ही है। ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कैटाबेटिक पौने और एनाबेटिक पौने किससे संबंधित हैं। कैटाबेटिक पौने और एनाबेटिक पौने किससे संबंधित हैं? बताओ कि कैटाबेटिक पौने और एनाबेटिक पौने किससे संबंधित हैं? भाई लोगों, जो कैटाबेटिक पौने और एनाबेटिक पौने हैं वो किससे संबंधित है? तापमान प्रतिलोमन से। किससे? तापमान प्रतिलोमन से। और तापमान प्रतिलोमन मैंने अभी आपको बता दिया, और मैंने बता दिया था कि कैटाबेटिक पौने और एनाबेटिक पौने क्या होती हैं। तो इसी तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और पुट अप करता हूँ मैं यहाँ आपसे कि जो उष्माद्वीप है वो कहाँ पर बनता है? उष्माद्वीप कहाँ पर बनता है? तो ध्यान रखो, उष्माद्वीप उस क्षेत्र में बनता है जहाँ पर बहुत अधिक आबादी रहती है, जैसे महानगरों में और औद्योगिक नगरों में। महानगरों में और औद्योगिक नगरों में उष्माद्वीप बनता है और उष्माद्वीप उच्च तापमान वाला केंद्र होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर वाला केंद्र होता है। और उष्माद्वीप की समस्या के समाधान के लिए जापान के योकोहामा में 2009 में द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अर्बन क्लाइमेट का 7वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं, वायु की दिशा को मापने के लिए विंड वैन का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर के द्वारा मौसम संबंधित संकेतों का मापन किया जाता है, और इसके अलावा जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसका मापन करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल क्या होता है? तो देखो, कोरियोलिस बल की खोज एक कोरियोलिस नामक विद्वान ने की थी, जिसके आधार पर इस बल का नाम भी कोरियोलिस रख दिया गया। ये बल है जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से उत्पन्न होता है, और यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो ये बल उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। कोरियोलिस बल पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर
परिवर्तित होता रहता है, बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो कोरियोलिस बल बढ़ेगा। और ये बल है जो पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घुमा देता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।